जय हिंद दोस्तों। पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 2 हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहले बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पावर कंसेप्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट एंड लेमिनेशंस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जो हिंदी में हम लोग बता देते हैं भक्ति संकल्पना शक्ति संकल्पना संगठक संगठन और सीमाएं। ये क्या है? परिचय देते हुए शक्ति की अवधारणा को हम लोग परिचय करेंगे सबसे पहले से कि शक्ति की अवधारणा क्या है। शक्ति एक ऐसा शब्द है जो मानव सभ्यता के विभिन्न पहलू में आधारित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत जीवन में सभी प्रासंगिक है। शक्ति का तात्पर्य केवल भौतिक क्षमता से नहीं, बल्कि यह निर्णय लेने, नियंत्रण और समाज पर प्रभाव डालने की क्षमता को भी इंगित करती है। मैक्स वेबर, एक प्रमुख समाजशास्त्री, ने भक्ति को किसी व्यक्ति की अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोपने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। यह किसी भी इच्छाओं का निर्णयों को समाज में लागू करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे इसका प्रतिरोध भी क्यों ना हो। दूसरा हम लोग देखते हैं शक्ति के घटक। शक्ति की प्रकृति को समझने के लिए इसके घटक पर विचार करना महत्वपूर्ण है। शक्ति के मुख्य घटक निम्नलिखित है। देखते हैं कौन कौन सा घटक है। लीगल पावर या विधिक शक्ति। यह शक्ति उस अधिकार से उत्पन्न होती है जो किसी संस्था या सरकार द्वारा कानूनी रूप से किसी व्यक्ति या समूह को दी जाती है। विधायिकाएं, न्यायालय, पुलिस और अन्य संस्थाएं इस प्रकार की शक्ति के उदाहरण हैं। मतलब विधि शक्ति, लीगल पावर क्या होता है कि लीगल पावर जैसे कोई भी पावर होता है, जैसे एसपी डीएम के पास होता है जो लीगल पावर होता है, जो उसमें प्रावधान किया जाता है, जैसे कहीं भी 144 लागू करना, ये डीएम का होता है। कोई 4-5 आदमी से ज़्यादा संगठन होके कोई देश विरोधी या कोई कार्य ऐसे कर रहे हैं जिसमें सरकार की क्षति होगी, तो उसमें 144 लगा सकते हैं, तो डीएम एसपी। तो वो शक्ति जो है वो बता रहा है कि विधि के अनुसार यूज करें, इम्प्लीमेंट करें। वो न्यायालय के पास होता है, विधायिकाएं के पास होती है, न्यायालय के पास होती है, पुलिस के पास होती है और अन्य संस्थाएं के भी पास होती है। आर्थिक शक्ति, जैसे पुलिस के पास आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, आर्टिकल शायद 21 का 1 है, ये है। उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि इसके जाने से या इसके यहाँ पे होने से खतरा है, तो उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट अरेस्ट वारंट, क्योंकि उससे अगर कोई देश की क्षति हो सकती है तो वो अपना उसका पावर दिया जाता है विधि के अनुसार, तो वो अपना बता सकता है। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनके सामने में कोई ऐसा लोग है, उस पर कोई गुप्त सूचना मिला है कि ये मुख्यमंत्री को मारने के लिए आए हैं, तो ऐसे है, तो शक के आधार पर उसको उठा सकते हैं या दंगा फसाद कराएंगे, तो इसलिए उसको कहीं कहीं कोई आदमी को मान लीजिए कोई ऐसा भाषण देने से उग्र कर सकते हैं, तो उसको भी पुलिस चाहती है तो उसको अपना प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत उसको उठा लेती है। आर्थिक शक्ति बताते हैं। आर्थिक शक्ति क्या होता है? यह शक्ति संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण के माध्यम से उत्पन्न होती है। जिसके पास आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण होता है वे समाज में बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। जिसके पास, आज भी आप लोग देखते होंगे समाज में, जिसके पास पैसा होता है उसकी अगर कोई बैठक भी होती है, उसकी थोड़ा मोड़ा गलती भी होता है तो उसको ही सपोर्ट करता है लोग। तो ये आर्थिक शक्ति होता है। तो कोई भी देश के पास अगर पैसा होगा तो उसके फेवर में उसको वीटो भी मिलेगा। जैसे यूएनओ में वीटो अमेरिका, रूस, जापान, ये सब के पास है, लेकिन भारत के पास नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन हो जाएगा, जिस दिन हमारा देश का जीडीपी ग्रो करेगा, उस दिन धीरे धीरे आर्थिक शक्ति भी मिलेगा और वीटो शक्ति भी मिलेगी। तो सांस्कृतिक और वैचारिक शक्ति क्या है? कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। यह शक्ति समाज के मूल्यों और मान्यताओं और विचारधाराओं को नियंत्रण करने के लिए उत्पन्न होती है। इसमें धार्मिक संगठन, शिक्षा संस्थान और मीडिया का भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के रूप में धार्मिक नेताओं का समाज के मूल्यों पर बड़ा प्रभाव होता है। सांस्कृतिक और वैचारिक शक्ति, अपना संस्कृति और अपने वैचारिक चीज़ों को, समाज के मूल्यों को, मान्यताओं को, विचार को नियंत्रण करने में
करने से उत्पन्न होती है ना। इसमें धार्मिक संगठन और शिक्षा ये सब जो अपना संस्कृति है और मीडिया को निभाती है, इसमें जो है उदाहरण के रूप में धार्मिक नेता का समाज में मूल्यों पर बड़ा प्रभाव होता है। अब कोई धार्मिक नेता है जो समाज के मूल्य मूल्य बातों पर रखता है कोई चीज़ को, जैसे जैसे बीजेपी का कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम हिंदू के लिए हैं, तो ये भी बहुत समाज में मूल्यों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चौथा हम लोग देखते हैं राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। यही वो पॉलिटिकल पावर, कोई भी देश जैसे वीटो देश के पास नहीं है, वीटो हमारे देश के पास नहीं है वीटो पावर, तो जिसमें बहुत सारा चीज़ जो होता है जो चाइना के फेवर में और पाकिस्तान के फेवर में कर देता है यूएनओ में। तो राजनीतिक शक्ति क्या है, यह देखते हैं। यह शक्ति उन संस्थाओं और व्यक्तियों के पास होती है जो नीति और निर्णयों को लागू करने का अधिकार रखते हैं। नीति मतलब कोई योजना या कोई भी कानून और निर्णयों को लागू करने का अधिकार रखते हैं। सरकार, राजनीतिक दल और नेताओं के पास यह शक्ति होती है। सरकार के पास हो सकती है, राजनीतिक दल के पास हो सकती है, नेता के पास भी हो सकती है, क्योंकि ये सब तीनों अपने अंग हैं। व्यक्तिगत शक्ति क्या है, पर्सनल पावर। यह शक्ति व्यक्तिगत करिश्मा, ज्ञान या कौशल के आधार पर होती है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के आधार पर दूसरों का प्रभाव डालते हैं। अपना पर्सनल पावर अगर उसके अंदर आता है तो दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। पर्सनल पावर जो होता है कौशल, बौद्धिक, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो अपने अगल बगल में उसको ज्ञान के रूप से या अपना कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ खास बात होगा, अगर एक्टिंग है या तो अदर चीज़ है, तो कुछ न समाज में अपना ज़रूर अपना प्रभाव छोड़ता है। कोई अगर आदमी के अंदर टैलेंट है, मान लीजिए एक्टिंग का है टैलेंट है, तो अपना ज़रूर कुछ ना कुछ अपना समाज में छाप छोड़ता है। ज्ञान है तो ज्ञान का छाप छोड़ेगा। कौशल उसके पास कुछ ऐसा स्किल है जिसके वो कोई नहीं कर सकता, तो अपना ज़रूर छाप। तो सैन्य शक्ति अब हम लोग देखते हैं। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। यह शक्ति बल प्रयोग की क्षमता से उत्पन्न होती है। बल प्रयोग, फोर्स, है ना। सेना, पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसी इस प्रकार की शक्ति के प्रेरित प्रतीक है। ठीक है, तो सैन्य, मिलिट्री मिलिट्री पावर तो आप समझ गए होंगे कि मिलिट्री पावर क्या होता है। बल, सेना, पुलिस, ये सब जो है अन्य एजेंसी जो है शक्ति का प्रतीक है। शक्ति की सीमाएं। शक्ति की शक्ति के बावजूद यह सीमाओं से मुक्त नहीं होती है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से शक्ति की सीमाओं को समझा जा सकता है। कानूनी और नैतिक सीमाएं। हम लोग देखते हैं शक्ति के कहाँ तक सीमाएं हैं, क्या है। कानून और नैतिक सीमाएं क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शक्ति का प्रयोग कानूनी और नैतिक ढांचे में किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था शक्ति का दुरुपयोग करती है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर तानाशाही शासन अक्सर लोगों को स्वतंत्र को कुचलता है, लेकिन अंततः यह सत्ता का पतन का कारण बन जाता है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति क्या था, वो राजतंत्र था, तानाशाही था। तो धीरे धीरे जब उसमें गणतंत्र हुआ, गणतंत्र होने के बाद में धीरे धीरे उसका लुईस 16वां को फांसी पर लटका दिया गया। वही है लोकतांत्रिक सीमाएं। लोकतांत्रिक सीमाएं क्या है कि लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन करने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती है। विधिकाएं, कार्यपालिकाएं, न्यायपालिकाएं के बीच शक्ति का विभाजन होता है ताकि कोई भी संस्था और व्यक्ति अत्यधिक शक्ति ना प्राप्त कर सके। और उसमें इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। वैचारिक सीमाएं, यह नेक्स्ट जो है वैचारिक सीमाएं क्या है। यह समाज को शक्ति को वैचारिक ढांचा में भी सीमित किया जा सकता है और किसी समाज की सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताएं शक्ति का उपयोग करने की सीमाएं निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए कुछ समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्र और समानताओं के मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके सत्ता का अनुचित उपयोग कठिन हो सकता है। वैचारिक सीमाएं हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक सीमाएं। शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी और अन्य अप्रत्याशित घटनाएं शक्ति के साथ बाधित कर सकती है।
इस प्रकार की घटनाओं में शक्ति रखने वाले भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया था। मतलब प्राकृतिक समस्याएं क्या, सीमाएं क्या है कि अगर प्राकृतिक चाहा, भगवान अगर चाहा तो कोई भी देश को कुछ भी बनवा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा, कोई सोचा नहीं था कि वो कोविड-19 एक ऐसा वायरस होगा जो पूरे देश को मचा देगा। तो ये प्रकृति की सीमाएं हैं, इसकी अद्भुत अवधारणाएं हैं जो कोई भी बड़े से बड़े देश को मात दे सकती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जनता की शक्ति, पब्लिक पावर। किसी भी सरकार का या नेता की शक्ति जब, चलिए प्राकृतिक सीमाएं हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग देखते हैं जनता की शक्ति, पब्लिक पावर। किसी भी सरकार या नेता की शक्ति जब तक सीमित होती है तब तक जनता का समर्थन प्राप्त होता है। अगर जनता असंतुष्ट होती है तो शक्ति का संतुलन बदल जा सकता है। इतिहास में कई बार जन आंदोलन की ने सत्ता की चुनौती दी है और परिवर्तन लाए हैं। जैसे जिसका भी पावर है, पब्लिक चाहता है तो लोकतंत्र में क्या करता है, उसको किसी भी सरकार को गिरा सकती है। अचानक से नहीं गिराएगी, लेकिन जब वोट के टाइमिंग होगा तो उसमें तो पब्लिक उसको, जो सरकार निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे थे उसको तो गिरेबे करेगा। वैश्विक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है? आज के वैश्विक युग में किसी भी देश या व्यक्ति की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संबंधों से प्रभावित होता है। जरूर है, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई देश का दबाव रहता ही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और व्यापारिक समझौते और कूटनीतिक संबंधों के कारण सत्ता की सीमाएं स्थापित होती है। कोई भी देश या नेता अन्य देशों के साथ संबंध में संतुलन बनाए बिना शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। बिना संतुलन का वो शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं लस्ट। शक्ति एक जटिल बहुआयामी अवधारणा है जो विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। यह केवल शारीरिक बल या संसाधनों के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैचारिक, संस्कृति और व्यक्तिगत कारक भी शामिल होते हैं। साथ ही शक्ति की सीमाएं इसे अनियंत्रित रूप से प्रयोग करने से रोकती है। कानूनी, नैतिक, लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते शक्ति को सही रूप में संतुलित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही था इस टॉपिक का मेन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।